बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक पेटेंट होम्योपैथिक ड्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों ये R1 डॉक्टर रेक्विक का नाम से आता है। जी दोस्तों, इन्फ्लामेशन ड्रॉप है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को, इस ड्रॉप को हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। और लास्ट में मैं आपको इस ड्रॉप की कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों R1 ड्रॉप जो कि इन्फ्लामेशन के नाम से आता है, दोस्तों ये इन्फ्लामेशन के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों वो इन्फ्लामेशन चाहे तो अक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो, दोस्तों किसी भी डिजीज के पीछे कोई ना कोई इन्फ्लामेशन जो है ना वो लाजमी होती है। दोस्तों चाहे तो वो इन्फ्लामेशन अक्यूट हो, चाहे तो वो दोस्तों क्रोनिक हो, इन दोस्तों हर डिजीज के पीछे एक इन्फ्लामेशन जो है ना उस डिजीज को जो है ना वो ट्रिगर करती है। तो दोस्तों इससे पहले कि आप किसी डिजीज में जो है ना वो मुब्तला हो जाए, दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी डिजीजेज जो है ना वो इन्फ्लामेशन से जो है ना उस चीज से जो है ना ट्रिगर होती हैं और इस जो इन्फ्लामेशन है और इस डिजीज में हमें कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। दोस्तों कोई भी मर्ज, चाहे तो वो डायबिटीज हो, चाहे दोस्तों वो एक पेरिकार्डाइटिस हो यानी हार्ट में सोजिश हो, चाहे दोस्तों टॉन्सिलाइटिस का इशू हो, लेरिंजाइटिस हो, फेरिंजाइटिस हो, पैंक्रियाटाइटिस हो, या फिर दोस्तों गैस्ट्राइटिस हो, आर्थराइटिस हो, यानी दोस्तों लॉट ऑफ डिजीज है जिनके आगे ITS आता है, यानी ITS मीन्स इन्फ्लामेशन। दोस्तों ये ड्रॉप इन्फ्लामेशन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो ब्रोंकाइटिस, अपेंडिसाइटिस, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस और मेनिंजाइटिस, इन दोस्तों ये लॉट ऑफ डिजीज है जिनके लास्ट पे जो है ना ITS आता है। दोस्तों ये इन तमाम डिजीज में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों हम सब जब कोई भी बाहर से गैर मुद्दा जो है ना वो खाना खाते हैं या अनहाइजेनिक जो है ना वाटर इस्तेमाल करते हैं या अनहाइजेनिक फूड जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों उससे हमारे पेट में इन्फ्लामेशन हो जाती है और दोस्तों उस इन्फ्लामेशन से हमें एक डायरिया का सिम्टम देखने में आता है और डायरिया से हमें अक्सर का जो है ना एक डिसेंट्री का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। दोस्तों जब हम कोई भी अनहाइजेनिक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रॉपर हाइजीन इस्तेमाल ना करें, कोई वाटर है उसको बॉयल करके इस्तेमाल ना करें, तो दोस्तों उससे हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ जो है ना वहाँ स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों जब बैक्टीरिया से हमारे पेट में इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन से जो है ना एक रेडनेस होती है और रेडनेस से पेट में शदीद क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो देखने में आती है और उसके साथ ही हमको जो है ना एक फीवरिश कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, यानी हमको इन्फेक्शन जो है ना होता है। तो दोस्तों ऐसे केस में जो इन्फ्लामेशन है उसको खत्म करने के लिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और इसी तरह दोस्तों जब ये इन्फ्लामेशन क्रोनिक होती है तो दोस्तों उसकी वजह से जो गैस्ट्राइटिस है या फिर उस पेट से रिलेटेड जो भी सिम्टम है हमको पहले आ रहे होते हैं या फिर डायरिया या फिर डिसेंट्री है, तो दोस्तों उस केस में वो इन्फ्लामेशन अक्यूट क्रोनिक हो जाती है और उस क्रोनिक की वजह से जो हमारे जिस्म की इम्यूनिटी है वो भी कमजोर हो जाती है और दोस्तों उस इम्यूनिटी वीक होने के साथ साथ हमको मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है ना वो जिस्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी इसमें बहुत ही इजीली जो एलर्जन है वो हमारे जिस्म पे अटैक कर सकते हैं। एक ऑटोइम्यून डिजीज जो है ना वो डेवलप हो सकती है जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, या फिर एक गाउट की कंडीशन जो है ना वो देखी जा सकती है, या फिर दोस्तों एक लेप्रोसी की कंडीशन जो है ना वो देखी जाती है। और उसके साथ अगर किसी को हार्ट वाले रीजन पे इन्फ्लामेशन हुई है तो उसको पेरिकार्डाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, यानी हार्ट वाले रीजन पे जो है ना एक इन्फ्लामेशन देखने में आती है और इस इन्फ्लामेशन की वजह से जो हार्ट वाला रीजन है उस पर एक हल्का सा दर्द जो है ना वो देखने में आता है। इसी तरह दोस्तों जब खराब खाना खाने की वजह से या फिर अनहाइजेनिक फूड जो है वो इस्तेमाल करने की वजह से जब पेट में बहुत ज्यादा जो है ना एक गैस्ट्राइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो दोस्तों बहुत ज्यादा गैस बनने की वजह से अक्सर पेशेंट को जो है ना एक अपेंडिसाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है। राइट साइड पे नीचे ग्रोइन एरिया में जो है ना शदीद पेन जो है ना वो देखने में आती है और ये पेन इतनी शदीद होती है कि पेशेंट को चलते वक्त जो है ना बहुत ज्यादा दर्द जो टांगों में वो ना और राइट साइड की टांग में जो है ना शदीद पेन जो है ना वो देखने में आती है। और दोस्तों उसके साथ भी आपको मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम जो है ना वो देखने में आती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनके लंग्स में इन्फ्लामेशन हुई है, यानी जो कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है, एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स के इल्वलाई होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और उस इन्फ्लामेशन की वजह से जो लंग्स है उसमें म्यूकस की अकोमुलेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों इस म्यूकस की अकोमुलेशन की वजह से जो पेशेंट को एक डिज़निया का इशू देखने में आता है और उसके साथ पेशेंट को हाइपोक्सिया का इशू जो है ना वो देखने में आता है और उसके साथ जब पेशेंट चलता है तो उसको सांस फूलता है। इन दोस्तों ये इन्फ्लामेशन जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे जो है ना वो देखी जाती है और इस मुख्तलिफ अज़ा पे जो उसके सिम्टम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनमें जो 3-4 चीज़ें वो कॉमन होती हैं। इन सबसे पहले तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक फीवर्स कंडीशन देखने में आती है, बहुत ही ज़्यादा जिसम में एक हीट कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है, जिसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और उसके साथ दोस्तों पेशेंट का बहुत ज़्यादा
ज़्यादा उसमें एक रेडनेस देखी जाती है और एक अक्यूट पेन या फिर एक क्रोनिक पेन जो है ना, इसके सिम्टम जो है ना वो पेशेंट में देखे जाते हैं। और दोस्तों ये इन्फ्लामेशन अगर लंग्स में होगी तो उसमें एक सांस का सिम्टम देखा जाएगा, पेशेंट का सांस जो है ना वो बहुत ज़्यादा फूलेगा और उसको पेशेंट को ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता है। अगर दोस्तों ये पेरिकार्डिटिस का इशू होगा, जो अगर दिल वाले रीजन पे किसी को इन्फ्लामेशन का इशू देखने में आता हो, तो दोस्तों इसमें जो हार्ट वाला रीजन है उसमें एक हल्का सा जो पेन है उसका सिम्टम देखने में आएगा। और दोस्तों अगर किसी को पेट वाले रीजन पे इन्फ्लामेशन हुई है तो पेट में शदीद गैस्ट्राइटिस का इशू देखने में आएगा या फिर डायरिया का, डिसेंट्री का इशू जो है वो देखने में आएगा। और उसी तरह दोस्तों अगर किसी को अपेंडिसाइटिस का इशू है या फिर पैंक्रियाटाइटिस का इशू है तो दोस्तों उसी इन्फ्लामेशन के रिलेटेड जो सी डिजीज हुई है उस डिजीज के अकॉर्डिंग उस ऑर्गन में जो है ना एक रेडनेस देखने में आएगी, एक पेन का सिम्टम देखने में आएगा, एक जिसमें एक फीवरिश कंडीशन जो है ना वो देखने में आएगी। तो दोस्तों इन तमाम केसेस में जिन डिजीज के आगे ITS आता है, यानी इन्फ्लामेटरी डिजीज है, दोस्तों ऐसे केस में जो पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर रेकवेक की R1 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मेडिसिन अक्यूट पेन में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है और क्रोनिक पेन में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों चाहे तो वो इन्फ्लामेशन या फिर पेन बच्चों में है या फिर जो है ना वो बड़ों में है, दोस्तों ये इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है और इन्फ्लामेशन के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये मेरे हाथ में जो है ना एक R1 है, डॉक्टर रेकवेक की R1 है। सबसे पहले तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ तो इस देखता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले दोस्तों इसमें एक जो है ना एक लीफलेट जो है ना आपको मिलता है, जिसमें जो इसकी पूरी एक सीरीज जो है ना वो उसके नाम जो है ना वो राइट किए हुए हैं। और उसके बाद आपको एक 22 ml का जो है ना एक ड्रॉपर मिलता है। तो दोस्तों ये आप जो है ना एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लामेशन के लिए जो है ना ये ड्रॉप जो है ना वो वर्क करता है। तो दोस्तों वो चाहे इन्फ्लामेशन अक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो। उसके बाद मैं आपको इस मेडिसिन की कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो इस पेटेंट होम्योपैथिक R1 जो है ना उसमें इस्तेमाल की हुई है, जो कि इन्फ्लामेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करती हैं। दोस्तों इसमें सबसे जो पहली मेडिसिन वो है एपिस मेलिफिका। दोस्तों एपिस मेलिफिका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा वर्क करती है इन्फ्लामेशन के केस में, चाहे दोस्तों वो इन्फ्लामेशन अक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो। ये इन्फ्लामेशन पे बहुत अच्छा वर्क करती है। चाहे दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा शार्प पेन देखने में आती हो, उसमें बहुत ज्यादा एक अक्यूट पेन जो ना वो देखने में आती हो, या फिर दोस्तों क्रोनिक पेन हो और पेन को जैसे ही आप थोड़ा सा दबाते हैं उसमें थोड़ी सी कमी जो है ना वो महसूस होती है। तो दोस्तों ये मेडिसिन इसमें जो है ना वो डली हुई है। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इसमें डली हुई है वो है बेरियम क्लोरेटम। दोस्तों बेरियम क्लोरेटम बहुत ही अच्छा वर्क करती है इन्फेक्शन के बाद होने वाली सोजिश में। यानी दोस्तों अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन के बाद उस जगह पे जो है ना एक इन्फ्लेमेशन के बाद जो है एक रेडनेस देखने में आती है, एक हीटनेस देखने में आती है और उसके जो उस जगह के जो लिम्फ नोड है उसमें एक इन्फ्लामेशन देखने में आती हो। और ये इस तरह का सेंसेशन या इस तरह का जो रेडनेस है वो अक्सर बच्चों को थ्रॉट वाले रीजन पे जो है ना वो देखने में आते हैं। यानी जिन बच्चों के जो लिम्फ नोड है नेक के वो आसानी से स्वेल कर जाते हों, बच्चों में जो टॉन्सिलाइटिस का इशू जो है ना वो रिकरेंट देखने में आता हो, बार बार देखने में आता हो, और उसके साथ बच्चों के दूध जो है ना वो स्वेल कर गए हों और बच्चे जो है ना बहुत ही कम जो है ना वो खाना पीना जो है ना वो खाते हों, बच्चे दूध बहुत कम पीते हों। तो दोस्तों ऐसे केस में जो बेरियम क्लोरेटम मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इसमें डली हुई है वो है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अक्यूट पेन में, यानी दोस्तों ऐसी पेन जिसमें रेडनेस हो और उसके साथ इन्फ्लामेशन हो और उसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो। इन दोस्तों ये मेडिसिन बेलाडोना होम्योपैथी की बहुत ही अच्छा वर्क करती है इन्फ्लामेशन के केस में, रेडनेस के केस में, और जो पेशेंट में एक रेस्टलेस देखी जाती है उस इन्फ्लामेशन की वजह से। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इसमें डली हुई है वो है कैलकेरिया आयोडेटम। दोस्तों कैलकेरिया आयोडेटम बहुत ही अच्छा वर्क करती है बच्चों के टॉन्सिलाइटिस के केस में। यानी दोस्तों ऐसे बच्चे जिनको बार बार रिकरेंट जो है ना टॉन्सिलाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी बच्चों के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं, उनमें स्वेलिंग देखने में आती हो, बच्चों को बार बार जो है ना एक ठंडी हवा से एहसासियत हो, बच्चों को बार बार जो है ना एक फीवर हो और जो इन्फ्लुएंजा का सिम्टम देखने में आता हो, साथ जो है ना साइनसाइटिस का, राइनाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। यानी बच्चों को बार बार जो सोर थ्रॉट का इशू देखने में आता हो या स्ट्रेप थ्रॉट का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और ऐसे केस में बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, वो कुछ भी खाना पीना जो है ना वो कम खाता पीता हो, दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपोजिशन में डली हुई है वो है हेपरसल्फ। दोस्तों हेपरसल्फ बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में जब आपके किसी जगह पे इन्फेक्शन हुआ हो और उस जगह पे जो है ना एक एब्सेस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो। और दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये एब्सेस को कलेक्ट भी करती है और एब्सेस को ड्रेन भी करती है। इन दोस्तों ये दो काम करती है, एक तो आपको किसी इंटरनल ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हुई हो और उस इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे एक एब्सेस की फॉर्मेशन हुई हो, और इस एब्सेस को बाहर निकालने के लिए और इस एब्सेस को कलेक्ट करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में जो इस कंपोजिशन में जो है ना वो इस्तेमाल हुई है वो है काली मिर्च। दोस्तों जो काली मेडिसिन है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारी लंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, उसके साथ हमारी स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, उसके साथ दोस्तों हमारी लिवर की म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, और उसके साथ दोस्तों हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर।
यानी दोस्तों ये हमारी बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारी ब्रोंकाइटिस के केस में। ऐसे पेशेंट जिनको बार बार सर्दी खांसी से जो है ना ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो, खांसी का सिम्टम देखने में आता हो, और पेशेंट की जो स्पूटम है उसकी फॉर्मेशन रिकनेंट जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ दोस्तों पेशेंट का जो डाइजेशन है वो बहुत ही कमजोर हो, इसको शदीद एसिडिटी का इशू देखने में आता हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करती है, ब्रोंकाइटिस को भी खत्म करती है, और बार बार ब्रोंकाइटिस की वजह से अगर किसी को कफ का सिम्टम देखने में आता हो तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपोजिशन में जो है वो डली हुई है वो है लेक्सिस। दोस्तों लेक्सिस बहुत ही अच्छा वर्क करती है पेरिकार्डाइटिस के केस में। यानी दोस्तों अगर किसी को हार्ट वाले रीजन पे इन्फ्लेमेशन हुई है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है, और चेस्ट वाले रीजन जो है ना अनकंफर्ट जो है ना पेशेंट को महसूस होता है, और जो पेन होती है वो बाई आर्म्स की तरफ जो है ना शिफ्ट होती हो, और उसकी वजह से पेशेंट जब चलता हो तो उसको बहुत ज़्यादा सांस फूलता हो, और पेशेंट जो है ना उसको चेस्ट वाले रीजन पे जो है ना वो थोड़ा सा कपड़ा जो है ना वो बर्दाश्त ना करता हो। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट में इस तरह के सिम्टम है, पेशेंट के हार्ट वाले रीजन पे इन्फ्लेमेशन हुई है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को चलते वक्त सांस फूलता हो, और पेशेंट की जो पेन है हल्की सी पेन हार्ट वाले रीजन पे जो है ना वो ऑल टाइम बनी रहती हो, या पेशेंट जब चलता हो तो उस पर एक थोड़ा सा डिस्निया का इशू देखने में आता हो, दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में जो डली हुई है वो है टियोक्रेम मेरिवेरम। दोस्तों टियोक्रेम मेरिवेरम बहुत ही अच्छा वर्क करती है गैस्ट्राइटिस के केस में। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है नेसल पोलिप के केस में और इंटेस्टाइन के पोलिप के केस में। यानी दोस्तों अगर किसी को इंटेस्टाइन में एक अबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है और उस ग्रोथ की वजह से पेशेंट का डाइजेशन है बहुत ही कमजोर है, पेशेंट का जब भी खाना खाता है तो उसका पेट जो है ना फूल जाता है, और उसमें पेट में एक हल्की सी पेन जो है ना वो देखने में आती हो, और उसके साथ दोस्तों पेशेंट को बहुत ज्यादा नेसल पोलिप का इशू हो, और पेशेंट का बहुत ज्यादा कोराइजा साइनसाइटिस का इशू देखने में आता हो, राइनाइटिस का इशू देखने में आता हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपोजिशन में डली हुई है वो है मरकार। दोस्तों मरकार बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे टॉन्सिलाइटिस के केस में। यानी जब ऐसे बच्चे जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस का इशू देखने में आता हो, गला बहुत ज्यादा जो थ्रॉट है उसमें क्रेटनेस देखने में आती हो, और उसके साथ थ्रॉट में जो है ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता हो, और दोस्तों जो पेन होती है वो ईयर तक जो है ना वो शिफ्ट होती हो, यानी इतनी शदीद शार्प पेन हो कि वो कानों तक जो है ना वो महसूस होती हो या कानों तरफ शिफ्ट होती हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन मर्क्यूरियस कार बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन इस कंपाउंड में डली हुई है वो है फाइटोलक्का। दोस्तों फाइटोलक्का बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, और उस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को या तो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का देखने में आता हो, या फिर क्रोनिक जो है ना ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो, और उस ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में या टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा शदीद शार्प पेन हो, और जो पेन है वो कानों तक शिफ्ट होती हो, या फिर चेस्ट में बहुत पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील जो है ना वो करे, या पेशेंट को चलते वक्त जो है ना एक डिस्निया का इशू देखने में आता हो, या फिर पेशेंट को जो थ्रॉट वाले रीजन पे एक शदीद शार्प कटिंग पेन देखने में आती हो, और पेन नीचे ऊपर ईयर की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होती हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन फाइटोलक्का बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये एक R1 डॉक्टर टेक्निक का इन्फ्लेमेशन नाम से जो है ना वो ड्रॉप आता है, जो कि दोस्तों इन्फ्लेमेशन के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों वो इन्फ्लेमेशन चाहे तो वो हमारे मेनिंजाइटिस के केस में हो, या फिर हमारे ट्यूबरक्लोसिस के केस में हो, फिर तो दोस्तों पेरिकार्डाइटिस के केस में हो, टॉन्सिलाइटिस के केस में हो, लेरिंजाइटिस के केस में हो, फेरिंजाइटिस के केस में हो। दोस्तों अगर किसी भी डिजीज के आगे ITS आता है तो उस ITS को कवर करने के लिए ये जो ड्रॉप है डॉक्टर टेक्निक का ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।